Everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of class 8, that is chapter number 12, and the name of this chapter is friction. Friction means घर्षण, we can say that. हमने चैप्टर 11 के बारे में डिस्कस किया था, फोर्स एंड प्रेशर, उसके रिलेटेड ही है. उसके अंदर हमने एक कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, राइट. तो ये फ्रिक्शन फोर्स पे एक पूरा चैप्टर है फ्रिक्शन के ऊपर. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. यू माइट हैव सीन ऑफ अ कार और ट्रक स्लोइंग डाउन व्हीकल एट द ट्रैफिक. कोई भी व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है. यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल whenever needed by applying brakes. So have you ever thought why the vehicle slow down when the brakes are applied? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये व्हीकल्स क्यों स्टॉप हो जाते हैं, क्यों स्लो हो जाते हैं? नॉट ओनली व्हीकल्स, any object that moving over the surface of another object which slow down when the no external force is applied on it. मतलब अगर आप सपोज आप अपनी बाइसिकल चला रहे हो स्टूडेंट्स, राइट, तो उसको आप क्या दोगे? पैडल दोगे. पैडल करोगे तो ही वो आगे जाएगी. अगर आपने पैडल करना बंद कर दिया, मतलब आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? एक टाइम आएगा जब साइकिल अपने आप क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी स्टूडेंट्स, राइट. क्लियर? सो फाइनली स्टॉप्स. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? आप सबने देखा होगा कि कोई बॉल है जो सरफेस पे ग्राउंड पे मूव कर रहा है, वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट. क्लियर? वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील? आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि एक बच्चा जो है वो बनाना की छिलके पर उसका अगर पाँव आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्लीप हो जाता है. सो क्यों ऐसा हुआ? ये तो एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल, अगर घर के फर्श पे, फ्लोर के ऊपर अगर कोई ऑयल गिरा है और उसके ऊपर अगर आपका पैर आया तो क्या हो जाएगा? आप स्लिप कर जाओगे स्टूडेंट्स, राइट. सो व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक? राइट. सो यू विल फाइंड ऑल दिस आंसर इन दिस चैप्टर. ऐसे क्वेश्चन के सभी आंसर हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ये सभी रिलेटेड है फ्रिक्शन के साथ. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 12.1, that is force of friction. So understand this concept by this activity, through this activity. So activity 12.1 says that gently push a book on table. एक बुक को आपको टेबल के ऊपर पुश करना है. You observe that it might be stopped after moving for some distance. वो थोड़ी डिस्टेंस काट के वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. अगर आप ये बुक को आप धक्का लगा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी स्टूडेंट्स. क्लियर? नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय पुशिंग बुक फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. अब आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो तो ये बुक यहाँ से जाके इधर आके या कहीं और आके वो रुक जाएगी. So does the book stop this time also? Of course yes. So can we say that force must be acting on the book in opposite its motion? तो ये स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बुक यहाँ पे आके भी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. इसका मतलब इस डायरेक्शन में से भी बुक के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जो बुक की मोशन को क्या, ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा स्टूडेंट्स, राइट. क्लियर? सो व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन फोर्स? अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो यू शो दैट
इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में से लगेगा? राइट साइड में से. सो यू शो दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, फ्रिक्शन राइट साइड से लगेगा. And if you apply the force along the right direction, then the friction acts along the left direction. Friction कहाँ लगेगा? Left direction में लगेगा. So in both the cases, the force opposes the motion of the book. दोनों केस में फोर्स जो है वो क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा, बुक की जो मोशन है उसको अपोज करेगा. ठीक है, तो इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. क्लियर? So in this above activity, the force of friction acts between the surface of the book and surface of the table. दो सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है. अब वो डिपेंड करेगा कितना फ्रिक्शन लगेगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप कोई बॉल है उसको अगर आप रोड पे, जो बहुत ही रफ सरफेस है, उसके ऊपर अगर आप बॉल को मूव करवा रहे हो तो ऑफकोर्स घर पे ज़्यादा जो फ्लोर है वो प्लेन फ्लोर है, स्मूथ सरफेस है, तो उस पर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सरफेस के ऊपर. राइट? सो इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सरफेस? क्या सभी सरफेस के लिए फ्रिक्शन सेम है? ऑफकोर्स नॉट. डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? लेट अस फाइंड इट आउट. So topic 12.2, that is factors which are affecting the friction. कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? क्लियर? सो ये एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे. टाई अ स्ट्रिंग अलोंग द ब्रिक. एक ब्रिक के ऊपर आपको एक स्ट्रिंग बांध देनी है. नाउ पुल द ब्रिक बाय द स्प्रिंग बैलेंस. ये है स्प्रिंग बैलेंस. अब स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा? कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इंडिकेट करेगा यहाँ पे. So note down the reading on the spring balance when the brick just begin to move. जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे और ब्रिक यहाँ से यहाँ मूव करेगी तब आपको ये रीडिंग जो है वो नोट डाउन करना है. इट गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज जितना फोर्स आप यहाँ से लगाओगे उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. क्लियर? नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक. अब यही एक्टिविटी के अंदर हम ब्रिक के आजू बाजू पॉलीथीन बैग लगा देंगे, मतलब प्लास्टिक बैग के अंदर ब्रिक को रखेंगे और फिर यही एक्टिविटी करेंगे. क्या दोनों केस में स्प्रिंग बैलेंस पे सेम ही फोर्स अप्लाई होगा? नो. राइट? बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. क्लियर? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? चलो एक और एक्टिविटी समझ. द टेबल. इंक्लाइन मतलब ऐसे टेढ़ा, लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन प्लेन. राइट? तो एक टेबल पे आपको इंक्लाइन प्लेन बनाना है. ठीक है? पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन. आपको इंक्लाइन प्लेन पे कोई पॉइंट मार्क लगाना है ए, तो ये हो गया आपका पॉइंट ए. क्लियर? नाउ लेट द पेंसिल सेल मतलब पावर मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट. ये पॉइंट से आप पेंसिल पावर को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे. हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. तो उसने कितना डिस्टेंस काटा यहाँ से, अगर आप पावर को छोड़ोगे तो वो कितना डिस्टेंस जाएगा वो आपको मेजर करना है स्टूडेंट्स. राइट? क्लियर? नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल. अब हम क्या करेंगे? ये जो टेबल है उसके ऊपर हम कपड़ा बिछा देंगे. राइट? एंड मेक श्योर दैट देयर इज नो रिंकल ऑन दी क्लोथ्स. ट्राई दिस सेम एक्टिविटी अगेन. सो कौन से केस में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा स्टूडेंट्स? ऑफकोर्स दिस वन, बिकॉज यहाँ पे स्मूथनेस क्या थी? ज़्यादा, और यहाँ पे कपड़ा आ गया मतलब ये सरफेस की स्मूथनेस रफ हो गई.
मतलब टेबल और पावर के बीच में क्या आ गया, ये कपड़ा आ गया। क्लियर? सो इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम? ऑफ कोर्स इन द सेकेंड केस. Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Why? Because it is due to the friction, right? The friction is depend upon the smoothness of the surface, right? Friction, यहाँ पे distance क्यों ज़्यादा? क्योंकि ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, और ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है और स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन कम लगता है स्टूडेंट्स, राइट? फ्रिक्शन लगता किसकी वजह से? सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, वो दोनों के बीच की इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन लगता है। जितनी इरेगुलरिटीज ज़्यादा, उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर? देखो यहाँ पे बुक और ये टेबल के सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर? इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज। कोई भी सरफेस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसपे फ्रिक्शन ना लगता हो। फ्रिक्शन कम लगेगा सही, लेकिन फ्रिक्शन लगेगा तो सही। क्लियर? ये जो इरेगुलरिटीज है ना स्टूडेंट्स, सपोज ये एक सरफेस है और दूसरा सरफेस ऐसा है, तो ये इरेगुलरिटीज है वो एक दूसरे में क्या हो जाती है, लॉक, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है। मतलब स्मूथ सरफेस में ये इतना इरेगुलरिटीज होगी नहीं, तो जो स्मूथ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम, और जो रफ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वी सी दैट friction is caused by interlocking of irregularities in the two surface. It is obvious that the force of friction will increases if the two surfaces are pressed hard. Understand? चलो एक एक्सपीरियंस करते हैं हम यहाँ पे कि अगर आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, क्लियर? Recall your experience in the last chapter when the last time you moved a heavy box from one place to the another place. If you have no such experience, then get this experience now. तो कौन सा बॉक्स मूव करने में इजी रहेगा स्टूडेंट्स? जो बॉक्स रेस्ट में है या ऑलरेडी मोशन में है? ऑलरेडी जो मोशन में है उसको मूव करना बहुत ही इजी रहेगा, राइट? So the force which required to overcome the friction at the instant an object start moving from rest to measure of static friction. ऐसा फोर्स जो ये बॉक्स है यहाँ पे अभी रेस्ट में है, ये बॉक्स को मूव करवाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा, तभी ये बॉक्स मूव करेगा। ऐसे फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है और उसको सेम स्पीड से मूव करवाना है उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? सो व्हेन द बॉक्स स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक विथ ईच अदर। यहाँ पे जब बॉक्स स्लाइड करेगा तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है बॉक्स की और सरफेस की, वो दोनों को लॉक होने के लिए टाइम मिलेगा नहीं, राइट? इसलिए वो मूव करेगा या स्लाइड करेगा। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। What? The force which oppose the motion of an object, that is called friction. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.